हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नॉलेज विजडम। तो आज हम लोग ब्लड का से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हेमोपेटिक्स। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर में ब्लड के बारे में ही पढ़ना है और ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उस सब का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो ब्लड जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि ये हेमिटोपोएटिक सिस्टम क्या होता है। तो ये जो एक्चुअली हेमिटोपोएटिक सिस्टम होता है ना, वो इसके अंदर वो उस तरह के सारे मतलब कि टिश्यूज और ऑर्गन आते हैं जिसमें ब्लड का प्रोडक्शन होता है। और ब्लड का प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन क्या क्या हैं? तो बोन मैरो है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। ठीक, तो जितने भी ब्लड के प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? हेमिटोपोएटिक सिस्टम में आएंगे। और देन हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड बना किस चीज़ का होता है। तो ब्लड दो चीज़ का बना होता है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। तो प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है और उसमें उस प्लाज्मा के अंदर 92% के आसपास मेरा क्या होता है? लिक्विड। और 8% के आसपास मेरा क्या होता है? उसमें सॉलिड होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा का वो क्या होता है? लिक्विड होता है। और जो सॉलिड कंपोनेंट्स होता है उसमें तीन तरह के सेल पाए जाते हैं एक्चुअली। वो कौन कौन से होते हैं? एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स जो होता है एक्चुअली वो उसको आरबीसी को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। ल्यूकोसाइट जो होता है वो बोलते हैं किसको? डब्ल्यूबीसी को। और थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं एक्चुअली प्लेटलेट्स के लिए। ओके, देन उसके बाद से ब्लड। ब्लड क्या होता है भाई? तो ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्प्लाइस टाइप का। ठीक है, जो किसका किसका बना है, जो पहले बता दिया जा चुका है कि किसका किसका बना है। तो प्लाज्मा का बना हुआ है और फ्लूइड मैट्रिक्स का बना है, फ्लूइड फॉर्म। और इसको इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होने की वजह से इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया। जैसे कि इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला जाता है और फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोला जाता है। तो अब हम पहले सबसे पहले मतलब ये जानेंगे कि इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? कि जीवन। ओके, तो मेरा जो मतलब कि जो भी मतलब कि इंस्पायर्ड एयर है, जो भी हम लोग सांस रेस्पायरेशन के लिए जो भी हम लोग एयर यूज करते हैं, उस एयर के केस में क्या होता है? वो एयर क्या है? ऑक्सीजन है। और उस ऑक्सीजन को हम लोग कौन वे में क्या बोलते हैं? प्राणवायु बोलते हैं अगर हिंदी में देखें तो इस हिसाब से ये करता क्या है कि जो भी मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि जितना भी सेलुलर एक्सचेंज होगा गैसेस का हमारे बॉडी में, तो वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू ही होता है। बेसिकली जो मतलब कि हम जब इंस्पायर्ड करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन आता है कहाँ पे आता है? एल्वेलाई में। यहाँ से एल्वेलाई से क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके आता है और ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी टिश्यू में, जहाँ पे फिर वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। देन वहाँ से टिश्यू से टिश्यू से क्या होगा? टिश्यू से जो ऑक्सीजन है, सॉरी, टिश्यू से वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होता है उसके बाद वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है टिश्यू साइड से। और उस टिश्यू साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वो रिटर्न बैक कहाँ पे लेके आता है? लंग्स में लाता है, बोले तो एल्वेलाई में आ जाता है। देन वो कहाँ से फिर मतलब कि एक्सपायर्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसको क्यों बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोलने के पीछे का पर्पस ये है एक्चुअली कि ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ में क्या हुआ कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, जो कि हम फूड के इनटेक करने के दौरान लेते हैं, उस सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई देना होता है। और उस ब्लड और वो जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उस जैसे कि मतलब कि हम लोग डाइजेशन के थ्रू, जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, वहाँ पे जब उसका जब भोजन का क्या होता है? एसिमिलेशन हो जाता है। तो एसिमिलेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? अल्टीमेटली वो ब्लड में जाते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड से ब्लड कैरी करता है और उसको जहाँ पे ज़रूरत होता है बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जहाँ भी ज़रूरत होता है उसको क्या करता है? वो सप्लाई करता है। उसके बाद से इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ हेल्थ। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए बोलते हैं, अब यहाँ पे हेल्थ से क्लियर हो जाएगा। हेल्थ का मतलब कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या करे? हमको वो क्या कर सके? या तो प्रोटेक्ट करे,
प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म शो करे। तो हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरह का एक्सटर्नल एजेंट का एंट्री होता है तो उसको क्या करे, उसको रोके, हमारे बॉडी को फाइट करने में हेल्प करे, उसको रोके, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलेंगे। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी जो आया है ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तीनों टर्मिनोलॉजी से ही सारा ब्लड का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और रिमेनिंग ब्लड कंपोनेंट छोड़ दे तो सारी कहानी इसी के आसपास घूमेगी, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। देन ब्लड का कंपोजिशन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ब्लड जो है प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो इसका जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो सॉलिड पार्ट है, और लिक्विड पार्ट में क्या आता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है उसमें ब्लड सेल्स होते हैं 45 और प्लाज्मा कितने होंगे, 55% होंगे। उसके बाद से ब्लड सेल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, मतलब कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। ये 3 तरह के क्या हो गए, ब्लड सेल्स हो गए जो कि 45% के आसपास में आते हैं, और प्लाज्मा कितना होता है, 55%। और इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो क्लियर स्ट्रॉ फ्लूइड होता है, ओके। और ये लिक्विड पार्ट होता है, ये तो हमको पहले से पता है। और जो उसका ये जो वाटर पार्ट होता है एक्चुअली वो 91 to 92% होता है, और ये थोड़ा सा वेरी करेगा 1% प्लस माइनस, और 8% के आसपास सॉलिड होता है। और गैस जो होता है इसमें वो 3 तरह का गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तो कॉमन सी चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो मुझे याद होना चाहिए। नहीं याद होने वाला उसमें क्या है, नाइट्रोजन है, कि नाइट्रोजन कहाँ से आया, तो नाइट्रोजन भी कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर में ही। अब इसमें एक और टर्म आता है सीरम। तो सीरम का फर्क पहले हम सोचेंगे कि सीरम होता है क्या है। एक्चुअली जब कहीं भी मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कट लग जाता है, तो जब कट लगता है तो क्या होता है, कट लगने के बाद क्या होता है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो अगर वो ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस मतलब कि ब्लड फ्लो कर जाएगा बॉडी से और आदमी की डेथ हो सकती है। देन उसको मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, वो क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है, और क्लॉट करवाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड स्टॉप हो जाता है, ब्लड का फ्लो होना नेचुरली। देन क्या होता है कि जो मतलब कि हमारे पास क्या थे, प्लाज्मा में के फैक्टर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। तो उस प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। तो इसमें जो फाइब्रिनोजेन होता है ना, इसी का कंट्रीब्यूशन होता है मेन ब्लड के मतलब कि क्लॉटिंग में। तो प्लाज्मा में से मतलब कि मेरा अगर प्लाज्मा है, ठीक है, और उस प्लाज्मा के कंपोनेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ हम फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोल देंगे क्या कि ये क्या है, तो ये सीरम है। एक्चुअली अगर मतलब कि देखना होगा तो अगर इस स्लाइड के हिसाब से देखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरम इज अ क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड डेट ओजेज फ्रॉम द ब्लड क्लॉट्स। मतलब वही है कि ब्लड क्लॉट के बाद ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब कि अब ब्लड क्लॉट हुआ, फाइब्रिनोजेन का काम खत्म, तो अब वही है कि क्लॉटिंग फैक्टर माइनस फाइब्रिनोजेन को भी हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया, सीरम हो गया। तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, तो फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक। और जब क्या बोला कि व्हेन ब्लड कलेक्ट्स इन ए कंटेनर, जब ब्लड को कलेक्ट करें किसी कंटेनर में तो ये क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, इट क्लॉट करेगा। मतलब कि बट फिर भी हम लोग जो मतलब क्लिनिकल के लिए करते हैं तो हम लोग का ब्लड क्लॉट इसलिए नहीं करता है कि हम लोग उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, जैसे कि हेपेरिन वगैरह है मिलाते हैं। तो अगर ऐसे नॉर्मल ब्लड को कलेक्ट किया जाए किसी भी कंटेनर में बिना किसी एंटीकोगुलेंट को मिलाए हुए, तो क्या हो जाएगा, वो क्लॉट कर जाएगा। तो ये क्लॉट कर जाएगा, तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि वो क्यों क्लॉट करता है, अब तो यहाँ पे फाइब्रिनोजेन की वजह से क्लॉट करता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन क्या होता है, पहले एक्चुअली इसका फेनोमेना है प्रोथ्रोम्बिन होता है, देन थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में चेंज होता है, देन थ्रोम्बिन पे कैल्शियम ऐड करता है, और ठीक है, और वो क्या करता है कि फाइब्रिनोजेन को किस में, फाइब्रिन में चेंज करता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में चेंज होता है, और वही फाइब्रिन क्या करता है, वही फाइब्रिन जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और देन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ब्लड का फंक्शन क्या क्या है, तो ब्लड का फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, और फ्लूइड ऑफ एक और था फ्लूइड ऑफ ग्रोथ,
तो यहाँ पे जो फ्लूइड ऑफ ग्रोथ था, तो फ्लूइड ऑफ ग्रोथ में क्या है कि वो न्यूट्रिशन चाहिए हमको। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? तो जो भी हम खाना लेते हैं, फूड इंटेक करेंगे, उसी के थ्रू हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। तो न्यूट्रिशन फंक्शन में वो क्या करेगा? तो यहाँ पे जितना भी मतलब कि विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज जितने भी हमारे बॉडी में हैं, जो कि हम भोजन के थ्रू ले रहे हैं, ठीक, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और उसको ब्लड क्या करेगा? कैरी करेगा। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? तो मेनली दो ही गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसके बाद से एक्सक्रीटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। एक्सक्रीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीशन का क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो ब्लड क्या करता है? उसको रिमूव करता है। इसके अलावा किडनी के थ्रू भी इसका रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिज्म को रिमूव कर सकते हैं। देन हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करेगा और इंजाइम का। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? तो हमारे बॉडी में देखेंगे तो हार्मोन जो है क्या है? हार्मोन को बोलते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्चुअली ये इनका सीक्रेशन हार्मोन का डायरेक्ट ब्लड में होता है। और देन जहाँ भी मतलब कि टारगेटेड ऑर्गन है, जहाँ भी हार्मोन की ज़रूरत होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हार्मोन का जब भी मतलब हमारे बॉडी में सीक्रेशन होगा तो वो स्पेशल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन में क्या होगा? हार्मोन का सीक्रेशन होगा हमारे बॉडी में, और डायरेक्ट ब्लड में होगा। और जहाँ भी टारगेटेड ऑर्गन है, जहाँ भी हार्मोन की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या किया जाएगा? जाके उसको सप्लाई कर दिया जाएगा हार्मोन को। ओके, उसके बाद से रेगुलेशन ऑफ वाटर। वाटर के रेगुलेशन में फ्लूइड है, तो वाटर रेगुलेशन में भी बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। एसिड बेस बैलेंस करेगा डेफिनेटली। इसका खुद का ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास होता है, 7.4 के आसपास होता है। इसको स्लाइटली एल्कलाइन बोलते हैं। बफर भी इसको बोला जा सकता है एक्चुअली, क्योंकि 7 से ऊपर है पीएच, और दैट्स वाई। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसको बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करेगा। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद से डिफेंस फंक्शन करेगा। डिफेंस फंक्शन बोले तो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होने करने वाले मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, एसनियोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। फिर से देन मेरा क्या है? प्लाज्मा। हाँ, ये लोग क्या करते हैं? ये सारे के सारे डिफेंस फंक्शन करेंगे। मतलब कि जितने भी मतलब कि हमारे एंटीबॉडी से फाइट करने में कोई भी जर्म्स आ गया एक्सटर्नली हमारे बॉडी के अंदर, कोई पैथोजन आ गया, तो उनको फैगोसाइटोसिस करके, पिनोसाइटोसिस करके, लाइसोसोम के द्वारा मार के, मतलब ये डिफेंस का फंक्शन करते हैं। ठीक है, स्टोरेज फंक्शन। तो स्टोरेज फंक्शन में देखेंगे हम, तो ये वाटर का, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लूकोज और प्रोटीन का, सोडियम और पोटेशियम का हमारे बॉडी में जो कॉन्स्टेंटली क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक टर्म आया था रेगुलेशन ऑफ वाटर। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर में हम मतलब कि यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जब बोल रहा है कि किसका स्टोरेज करते हैं भाई, तो ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम का। तो इसमें तीन की तरह हम थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहेंगे अपना ध्यान, ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम। तो अगर डिहाइड्रेशन होता है हमारे बॉडी में, तो उस टाइम पे हमको सैलाइन चढ़ाया जाता है। देन उसमें किसकी अधिकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की। तो इस हिसाब से जब ब्लड सोडियम और पोटेशियम की क्या कर रहा है? जब स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है, तो देन हमारे बॉडी में जब भी डिहाइड्रेशन होगा, तो इसमें क्या है कि इस वाटर के रेगुलेशन में तो इनका बैलेंस सही है। मतलब कि रोल तो यहाँ पे हमको स्पष्ट दिख रहा है। स्टोरेज के फंक्शन के साथ हम रेगुलेशन ऑफ वाटर को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद से जो मतलब कि रेडीमेड सोर्स किसी भी सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि बॉडी का ये तो मेन फ्लूइड कंपोनेंट्स होता है। ओके।